जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 35 वीडियो अपने YouTube चैनल पर लोकल लॉ से संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें तथा अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। विषय गतांक से आगे का है। हम लोग अध्याय 6 का चर्चा कर रहे थे न्याय पंचायत के जुरिडिक्शन के बारे में कि न्याय पंचायत का गठन कैसे होगा और न्याय पंचायत का कार्य क्या होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसका गठन कैसे होगा और उसके कार्यकाल कितने होंगे तथा ये भी हम लोगों ने देखा कि किन मामलों में उसका जुरिडिक्शन है और किन मामलों में वो संज्ञान ले सकता है, विचारण कर सकता है। आज हम देखेंगे कि न्याय पंचायत का जो न्यायपीठ गठित की जाती है उसमें मामले को संस्थित कैसे किया जाता है, एक दूसरे जगह मामले का अंतरण कैसे किया जाता है, न्यायालय द्वारा अगर कोई विचारणीय है तो उसको मामले को कैसे जो है न्याय पंचायत को स्थानांतरित की जाती है अर्थात अंतरण किया जाता है मामले को, या यहाँ पे कोई न्याय पंचायत का मामला है तो उसको कैसे न्यायालय में अंतरण किया जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि किन मामलों में न्याय पंचायत को जुरिडिक्शन नहीं है। तो आते हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि किन मामलों में एक न्याय पंचायत को जुरिडिक्शन नहीं है, अर्थात कि वो किन मामलों में उसका विचारण नहीं करेगा या संज्ञान नहीं लेगा या उस पर जजमेंट नहीं देगा। तो इससे रिलेवेंट धारा है। एक तो यह है कि धारा 73 है जो सीधे सीधे मना करता है, वो रेस जुडिकाटा का रूल वहाँ पे लागू होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और फिर उसके बाद से धारा 59 और धारा 66 है। धारा 59 में बताया गया है कि किन आपराधिक मामलों में विचारण नहीं किया जा सकता है और धारा 66 में बताया गया है कि किन सिविल मामलों में विचारण नहीं किया जा सकता है। तो हम धारा 73 को देख लेते हैं। धारा 73 ये कहता है कि पूर्व न्याय तथा विचाराधीन वाद। कोई भी न्याय पंचायत किसी ऐसे विषय के संबंध में जो उन्हीं पक्षों अथवा ऐसे पक्षों के बीच जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई पक्ष दावा करे पूर्ववर्ती सिविल वाद में सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में निर्णार्थ विचाराधीन हो अथवा जिसकी सुनवाई या निर्णय उसके द्वारा किया गया हो, किसी सिविल वाद, राजस्व वाद अथवा वाद पद पर विचारण नहीं करेगा। ये रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है। इसका जो उपधारा 2 है वो आपराधिक मामलों की बात कर रहा है कि यदि किसी अपराध के संबंध में किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद विचाराधीन हो अथवा यदि अभियुक्त व्यक्ति का किसी अपराध के लिए विचार किया गया हो तो कोई भी न्याय पंचायत ऐसे किसी अपराध का अथवा किसी ऐसे अन्य अपराध का उन्हीं तथ्यों पर संज्ञान न करेगी जिसके लिए अभियुक्त पर दोषारोपण किया गया होता या वह दोषी ठहराया गया होता। तो ये जो धारा है धारा 73 एक प्रकार से रेस जुडिकाटा की बात करता है और इसमें दिया भी गया है। इसका इंग्लिश वर्जन जो हेडिंग है ये कह रहा है कि रेस जुडिकाटा एंड पेंडिंग केसेज, यानी कि इसका अर्थ ही हुआ कि पूर्व न्याय अथवा विचाराधीन वाद। तो ऐसे मामलों का संज्ञान पंचायत न्यायालय द्वारा यानी न्याय पंचायत द्वारा नहीं ग्रहण किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 59 पढ़ लेते हैं। उसमें कुछ गिनाए गए हैं ऐसे बातों को जो आपराधिक मामले हैं जिसका विचारण न्याय पंचायत द्वारा नहीं किया जाएगा। तो धारा 59 कह रहा है कि कतिपय व्यक्तियों का विचारण न्याय पंचायतों द्वारा न किया जाना। कोई भी न्याय पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक वाद का संज्ञान न करेगी यदि पहले ही किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से दंडनीय हो। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा मामला है जो पहले ही उसको 3 साल का कोई दोषी ठहरा दिया गया है उस व्यक्ति को, तो ऐसे मामले में फिर यहाँ संज्ञान नहीं लिया जाएगा और न ही उसका विचारण किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जिस पर किसी न्याय पंचायत द्वारा चोरी के लिए पहले ही जुर्माना किया गया हो, मतलब जो हम लोगों ने उधर विचारण के दौरान देखा था जहाँ पे विचारण कर सकता है,
तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि चोरी के मामले में जहाँ पे 50 रुपये से अनधिक के अमाउंट का अगर चोरी हुआ है तो विचारण उसका किया जा सकता है, उसमें दंड भी दिया जा सकता है और कुल मिला के 250 से अधिक रुपये का जुर्माना नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि यदि चोरी के मामले में पहले ही एक बार कभी उसको दोषी किया गया है तो दोबारा फिर कभी चोरी के मामले में इसका विचारण इनके यहाँ नहीं होगा, यानी कि इनहेंस पनिशमेंट की स्थिति आती है तो इनको पावर नहीं दिया गया है। अब तीसरा कह रहा है कि जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के अधीन सदाचार बनाए रखने के लिए आबद्ध किया गया हो, तो ऐसे भी मामले में जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे परिशांति कायम रखने के लिए जो धारा 109 और 110 में हम लोग पढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन, तो ऐसे मामलों में भी इनको जुडिक्शन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि जिसे किसी गैम्बलिंग एक्ट के अधीन पहले ही दोषी ठहराया गया है, अर्थात वहाँ जो हम लोगों ने देखा था गैम्बलिंग एक्ट के धारा 3(7) के तहत जो दंडनीय अपराध था, यहाँ ये करे कि अगर जो पहले ही कोई यदि अधिनियम के अधीन कोई दोषी सिद्ध ठहराया गया है तो पुनः उसका विचारण करने के लिए दोबारा कोई अपराध करता है तो न्याय पंचायत इसके लिए सक्षम अधिकारिता नहीं रखता है। उसके पश्चात ये कह रहा है कोई लोक सेवक हो, यानी कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भी इनको जुडिक्शन नहीं है कि वाद का विचारण करे या उसका निस्तारण करें। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 66 को, जो सिविल मामले में कह रहा है कि सिविल मामले में इनको किन बातों का जुडिक्शन नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि धारा 64 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्याय पंचायत को निम्नलिखित सिविल वादों का संज्ञान करने के लिए अधिकारिता न होगी, अर्थात ये कह रहा है कि भागीदार लेखे के संबंध में देय बकाया के लिए सिविल वाद सिवाय उस दशा के जबकि बकाया पक्षों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा किया गया हो। कोई ऐसा भागीदार है और उसका कोई ऐसा एसेट है जो कि बकाया है, संबंधित है, तो उसके भी बकाया का निस्तारण यहाँ नहीं किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निर्वसीयती की दशा में या वसीयती की दशा में, दोनों दशाओं में ये कह रहा है कि यदि किसी के अंश का निस्तारण करना हो कि किसका कितना अंश है, ये डिस्प्यूट भी इनके यहाँ नहीं सुनवाई होगा। तीसरा कह रहा है कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा किसी लोक सेवक द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसे कार्यों के लिए सिविल वाद जो उसने अपनी पदीय हैसियत में किए हों, यानी कि ड्यूरिंग ड्यूटी में यदि कोई पदीय हैसियत में कार्य कर रहा है लोक सेवक या राज्य सरकार का हो या केंद्रीय सरकार का, तो उसके विरुद्ध भी कोई सिविल वाद नहीं दाखिल किया जाएगा। चौथा कह रहा है कि अवयस्क अथवा विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध सिविल वाद, यानी कि कोई लीजेंड पर्सन है या कोई प्रतिनिधिक वाद जो बोलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड या जो वाद मित्र होते हैं या वादार्थ संरक्षक होते हैं, उनके द्वारा भी कोई यदि मामला है तो इनके यहाँ दाखिल नहीं होगा। ऐसा सिविल वाद जिसका यूपी विलेज पंचायत एक्ट 1920 के अधीन स्थापित किसी पंचायत द्वारा संज्ञान किया जाना यूनाइटेड प्रोविजन डेट रिडेम्पशन एक्ट 1940 की धारा 25 के अधीन वर्जित हो, जहां इस अधिनियम के तहत कोई जो धारा 25 में वर्जित किया गया है उसके तहत भी न्याय पंचायत के द्वारा सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया जुडिक्शन। अब जुडिक्शन के बाद आता है कि इनके पास मामले कौन से होंगे जिसको स्थानांतरित किया जाएगा, जिसका ये सुनवाई करेंगे, और जो खुद पीड़ित पक्षकार है वो कैसे इनके यहाँ वाद संस्थित करेगा। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये धारा 75 बताता है। धारा 75 कह रहा है कि सिविल वादों तथा आपराधिक वादों का संस्थित किया जाना। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सिविल वाद या आपराधिक वाद न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित करना चाहे, न्याय पंचायत सरपंच को और उसकी अनुपस्थिति में सहायक सरपंच को और सर्किल से उसकी अनुपस्थिति की दशा में ऐसे अन्य पंच को जो सरपंच द्वारा तदर्थ नियुक्त किया गया हो, मौखिक या लिखित रूप से आवेदन पत्र दे सकता है और साथ ही वह नियत फीस का भुगतान भी करेगा। न्यायालय फीस अधिनियम न्याय पंचायतों के संबंध में लागू नहीं होगा सिवाय उस दशा में जब ऐसा नियत किया जाए। प्रत्येक सिविल वाद में वादी मूल्य बताएगा। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे बता रहा है कि कोई व्यक्ति सिविल वाद या आपराधिक वाद कैसे उस न्याय पंचायत में दाखिल करेगा। तो एक प्रक्रिया बता रहा है कि सबसे पहले तो पंच के यहाँ होगा, जो सरपंच होंगे, सरपंच नहीं है तो सहायक सरपंच के यहाँ होगा। यदि वो भी अनुपस्थित हैं तो कोई ऐसा पद जो उत्तरवर्ती पंच को दिया गया है उनके पास होगा। तो ये बातें कही गई हैं। उपधारा 2 इसका करे कि यदि कोई मौखिक रूप से संस्थित किया जाए तो आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला सरपंच
सहायक सरपंच अथवा पंच नियत ब्यौरों को अविलंब अभिलिखित करेगा और उस पर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा छाप लिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि या तो लिखित में उनको आवेदन किया जाएगा या मौखिक किया जाएगा। तो मौखिक वाले में लिख लिया जाएगा, लिखने के बाद उनसे हस्ताक्षर करवा लिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं धारा 82 को। धारा 82 में ये कहा गया है कि कतिपय मामलों में विशेष अधिकारिता इस संहिता में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी न्याय पंचायत के लिए वैध होगा कि वह किसी ऐसे विवाद का जो उसके स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न हो और किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, किसी ऐसे निपटारे, समझौते या शपथ के अनुसार निर्णय करे जिस पर पक्षों ने लिखित रूप में सहमति दे दी हो। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हों और लिखित रूप में सहमति दी हो कि हमारा मामला इस न्याय पंचायत द्वारा ही सुना जाए, तो उन मामलों में भी सुनवाई न्याय पंचायत को अधिकारिता होगी और सुनवाई करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं धारा 56 को। तो धारा 56 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा न्याय पंचायतों को आपराधिक वादों का अंतरण, यदि कोई न्यायालय यह पाए कि कोई आपराधिक वाद न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य है तो वह धारा 55 की उपधारा 4 में बंधित अवस्था को छोड़कर उसे सक्षम अधिकारिता वाली न्याय पंचायत को अंतरित करेगा और तदंतर न्याय पंचायत उसका नए सिरे से विचारण करेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक न्याय पंचायत को न्यायालय द्वारा मामले अंतरित किए जा रहे हैं और एक व्यक्ति द्वारा कैसे न्याय पंचायत को आवेदन किया जा रहा है और दोनों पक्षकारों की सहमति होती है तभी न्याय पंचायत द्वारा मामले को सुना जा रहा है। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं धारा 57। ये कह रहा है कि परिवादों का सरसरी तौर पर खारिज किया जाना। न्याय पंचायत किसी परिवाद को खारिज कर सकती है यदि परिवादी का परीक्षण करने और ऐसा साक्ष्य लेने के बाद जिसे वह प्रस्तुत करे उसका यह समाधान हो जाए कि परिवाद तुच्छ, क्षोभकारी अथवा असत्य है। मतलब उस परिवाद को दाखिल करने में किसी प्रकार का दम नहीं है या बिना हेतुक के है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद धारा 58 वर्णन करता है कि न्याय पंचायत द्वारा आपराधिक वादों का न्यायालयों को अंतरित किया जाना। यदि न्याय पंचायत द्वारा ऐसा कोई मामला है जिसको उसको नहीं सुनना चाहिए तो वो फिर न्यायालय को अंतरित कर देगा। यदि न्याय पंचायत को किसी भी समय प्रतीत हो कि उसके समक्ष विचाराधीन किसी आपराधिक वाद के विचारण की उसकी अधिकारिता नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्गत अपराध ऐसा है जिसके लिए वह पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है। तीसरा कह रहा है कि आपराधिक वाद का न्यायालय द्वारा अन्यथा विचारण किया जाना चाहिए तो वह उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अंतरित कर देगी और ऐसे अंतरण की सूचना संबंधित पक्षों को दे देगी। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है जिसको इनके द्वारा किया जाएगा। अगर जो न्यायालय द्वारा लगता है कि नहीं मामला न्याय पंचायत को देखना चाहिए तो न्याय पंचायत को अंतरित कर देगी, और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं न्याय पंचायत को लगता है कि हमारे द्वारा मामला नहीं विचारण किए जाने योग्य है तो न्यायालय को अंतरित कर देगी। और इसी प्रकार यदि दोनों पक्षकार सहमत हों तो वो भी न्याय पंचायत को अपने मामले को निस्तारण के लिए सुपुर्द कर सकते हैं। अब हम लोग धारा 77 देख लेते हैं। धारा 77 में ये कहा गया है कि न्यायपीठों का जो, पहले 76 पढ़ लेते हैं उसके बाद 77 पढ़ते हैं। 76 में कह रहा है कि आवेदन पत्र न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। जो धारा हम लोग 75 में पढ़े हैं कि वो उनको अधिकारिता होगा जिन मामलों में वो पक्षकार उनके यहाँ या तो सरपंच की अनुपस्थिति में सहायक सरपंच को, उनके अनुपस्थिति में जो कोई पंच नियुक्त किया गया है उनके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो अब उसी का एक कड़ी आगे धारा 76 बताता है कि तदुपरांत सरपंच, सहायक सरपंच अथवा उनकी अनुपस्थिति में धारा 75 में उल्लिखित पंच आवेदन पत्र को धारा 49 के अधीन बनाए गए न्यायपीठ के समक्ष निस्तारण के लिए रखेगा और उक्त न्यायपीठ के समक्ष उस आवेदन पत्र की प्रथम सुनवाई का दिनांक भी निश्चित करेगा और उस दिनांक की सूचना यथास्थिति आवेदक, परिवादी अथवा वाद की ओर से न्यायपीठ के सदस्यों को देगा। तो ज्यों ही मामला सरपंच को या सहायक सरपंच को या उनके द्वारा नियुक्त पंच को यह उनको आवेदन दिया जाता है तो सरसरी तौर पे तो वो देखेंगे कि मामला बनता है तो ठीक, नहीं तो उसको खारिज कर देंगे। और यदि मामला लगता है कि नहीं हमारे यहाँ
विचारणीय नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो न्यायालय को ट्रांसफर कर देंगे। और ऐसा लगता है कि नहीं उनके द्वारा विचारणीय है, तब उस चीज को फिर आगे प्रोसीड करने के लिए सबको सूचित करेंगे, वादी को, परिवादी को, और जो उससे संबंधित उसमें निर्णय करने वाले जो पंच हैं उनको। अब धारा 77 कह रहा है कि न्यायपीठ का सभापति, न्यायपीठ अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस न्यायपीठ का सभापति चुनेगा जो कि कार्यवाहियों का संचालन करेगा। प्रतिबंध यह है कि यदि सरपंच अथवा सहायक सरपंच न्यायपीठ का सदस्य हो तो वह, और यदि उनमें से दोनों ही उसी न्यायपीठ के सदस्य हों तो सरपंच सभापति होगा। यदि जो 5 पंचों को मिला करके बनाया जा रहा है एक न्यायपीठ, यदि उसमें खुद सरपंच और सहायक सरपंच भी सम्मिलित हैं उस पीठ को लेकर के, तो ये कह रहा है कि यदि सरपंच और सहायक सरपंच यदि उसमें सम्मिलित हैं तो ये कह रहा है कि दोनों उस पीठ के सदस्य होंगे तो सरपंच उसका सभापति होगा। बाकी वाले में जो 5 सदस्य होंगे उनके लिए अलग से उसमें से किसी को न्यायपीठ या मैंने सभापति बनाया जा सकता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन यदि जिसमें कोई सरपंच ही सम्मिलित हो सदस्य के रूप में उस न्यायपीठ में, तो उसको सभापति के रूप में मान लिया जाएगा। अब 77 का न्यायपीठ से पंच की अनुपस्थिति के बारे में प्रावधान कर रहा है कि यदि धारा 49 के अधीन संगठित न्यायपीठ में नियुक्ति कोई पंच किसी सुनवाई के समय अनुपस्थित हो तो शेष पंच इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए आपराधिक वाद या सिविल वाद का विचारण करेंगे। अर्थात ये कह रहा है कि किसी की अनुपस्थिति से कोई विचारण प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इसका भी एक कोरम है। कह रहा है कि यह कि कम से कम 3 पंच जिनमें सभापति भी सम्मिलित होगा उपस्थित हों, और अग्रेतर यह भी प्रतिबंध है कि उपस्थित पंचों में से कम एक पंच साक्ष्य तथा कार्यवाहियों को अभिलिखित करने में समर्थ हो। यदि 5 पंच नहीं उपस्थित हैं तभी कार्रवाई रुकेगी नहीं, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि उसमें से जो बाकी पंच बचते हैं वो साक्ष्य को अभिलिखित करने की स्थिति में हो, और उसमें से जो मेन पीठासीन अधिकारी हो वह उपस्थित हो। अब उपधारा 2 कह रहा है कि यथापूर्वक कोई भी विचारण केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि समस्त पंचों सदस्य जिनमें न्यायपीठ बना है किसी सुनवाई के समय उपस्थित न थे, अथवा यह कि ये ही पंच समस्त सुनवाई के समय उपस्थित न थे। मतलब उसमें से कोई जरूरी नहीं कि 5 व्यक्ति एक साथ रहे हों, कोई अनुपस्थित भी रह सकता है। जिस दिन सुनवाई हुआ उस दिन कोई दूसरा रह सकता है, जिस दिन दूसरे डेट को जो सुनवाई हुई उस दिन तीसरा कोई अनुपस्थित रह सकता है। फिर भी ये माना जाएगा कि उनकी कार्रवाई लगातार चल रही है। अब यहाँ भी एक बात कह रहा है कि धारा 78 में कि संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति में सिविल वाद और आपराधिक वादों का खारिज किया जाना। यदि कोई अनुपस्थित रह रहा है तो चाहे सिविल वाद दाखिल किया गया है या आपराधिक वाद दाखिल किया गया, दोनों मामले में उनके अनुपस्थिति पे खारिज कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये दंड देंगे, किस तरीके से दंड देंगे, और कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि प्री के क्वेश्चन में पिछले साल भी बना था कि कौन व्यक्ति शामिल हो सकता है, उनके तरफ से कौन व्यक्ति गवाही दे सकता है। उन सब चीज़ों को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक न्याय पंचायत को जुडिक्शन नहीं होता है, यानी कि किस मामलों में वो जुडिक्शन उसको नहीं है सुनवाई करने का, और जब जुडिक्शन जिस मामले में है तो उसमें वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात कैसे एक आवेदन किया जाएगा। आवेदन यदि उनके द्वारा सुनने योग्य है तो सुना जाएगा, नहीं सुनने योग्य है तो न्यायालय को अंतरित कर दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा भी कोई ऐसा मामला है तो भी उनको अंतरित कर दिया जाएगा कि आप सुनवाई करें। या 2 पक्षकार यदि सहमत होते हैं कि नहीं मामला हमारा न्याय पंचायत द्वारा ही सुना जाना चाहिए तो भी सुनने के लिए अग्रसर होंगे। इसमें ये भी देखा गया है कि कौन किसके यहाँ आवेदन किया जाएगा, और यदि कोई ऐसा मामला है जो तुच्छ प्रकृति का है या अवाद हेतुक नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। हम अगले वीडियो में उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।